स्वागत है। मेरी आवाज सबको आ रही? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं अभी दरअसल थोड़ा देर से आया क्योंकि मुझे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना था। मैं आनंद वर्धन शर्मा को सुन नहीं पाया, लेकिन ये अच्छा था कि जब मैं आया तो अर्चना बोल रही थी, तो अर्चना का लगभग सारा वक्तव्य मैंने सुना और हमेशा की तरह अर्चना ने बहुत अच्छा बोला। और अर्चना पूरी दुनिया के साहित्य को कवर करती है, खुद भी अच्छा लिखती है और सब अच्छा लिखने वालों की तारीफ भी करती है, ये उसकी बड़ी खासियत है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं दरअसल आज आप सबके साथ मिलके एक श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ हिंदी के नायक मीडिया के कैलाश बुधवार जी का 11 तारीख को निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार 1 अगस्त को दोपहर को 12 बजे होना है। तो आप सबके साथ मिलके मैं ब्रिटेन के हिंदी साहित्य, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी मीडिया को जो नुकसान हुआ है, आप सबकी तरफ से मैं कैलाश जी और उनके परिवार को ये संदेश भेजता हूँ कि वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और उन्होंने हमें जो राह दिखाई, हम उस पे आगे चलते रहेंगे। तो कैलाश जी को प्रणाम करते हुए, वो हमारी संस्था कथा यूके के अध्यक्ष भी थे और मुझसे कहा करते थे कि तेजेंद्र, हर नौकरी की कोई रिटायरमेंट एज होती है भाई, अब मुझे रिटायर कर दो, अब मैं 87 साल का हो गया हूं। तो मैं उनसे कहा करता था कि हर पद से एक रिटायरमेंट मिल जाती है, मगर पिता को पिता के पद से रिटायरमेंट मिलती नहीं है। तो आप तो हम सब के पिता हैं, तो आप तो आजन्म हमारे अध्यक्ष रहेंगे और यही हुआ कि आखिरी सांस तक वो हमारे अध्यक्ष रहे। तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, अब बात शुरू होती है प्रवासी साहित्य की। दरअसल हिंदी साहित्य में जितने भी खांचे बने हुए हैं, वो सब खांचे उन लोगों ने डिमांड किए। दलितों ने दलित साहित्य की डिमांड की। नारी विमर्श, स्त्री लेखन, महिला लेखन, सब डिमांड हुआ और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे वरिष्ठ आलोचकों ने वो नाम गढ़ दिए कि हाँ जी, ये इन खांचों में रहने वाले लोग हैं। प्रवासी साहित्य एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसकी डिमांड कभी किसी लेखक ने नहीं की। कोई भी लेखक दुनिया का ऐसा नहीं है जो सवेरे उठ के नहाए धोए अपने कंप्यूटर पर बैठे और कहे मैं आज एक प्रवासी कहानी लिखने जा रहा हूं या मैं आज एक प्रवासी कविता लिखने जा रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। हम लोग जहां भी रहते हैं, हम कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, मगर हम प्रवासी उपन्यास, प्रवासी कहानी कभी नहीं लिखते। हमें ये जो खांचा है हम पे थोपा गया है, पहले आलोचकों द्वारा, संपादकों द्वारा। क्योंकि संपादक हमारी रचनाएं छापने से इनकार कर देते थे, कहते थे जब हम प्रवासी विशेषांक निकालेंगे तो आपकी रचना छापेंगे। वो भी एक काल था। और अब विश्वविद्यालयों ने हम पर इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं कि अब हम माने या ना माने, हमें प्रवासी साहित्यकार कहलाना ही है। क्योंकि हम पर एक अलग सिलेबस है, हम पर अलग आलोचना है, हमारा एक अलग संसार बना दिया गया है कि आप मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अब केवल और केवल प्रवासी ही कहलाएंगे। जब हम भारत के 20, 25, 30 अच्छे कहानीकारों का नाम लेंगे तो उसमें किसी प्रवासी का नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे कि और भारत के बाहर भी कुछ लोग अच्छा लिख रहे हैं जिनमें ये है। इस चीज से हम लोग काफी अरसे तक जूझते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि प्रवासी लेखक कहा किसको जाए, क्योंकि भारत में प्रवासी लेखक कहने की शुरुआत अभिमन्यु अनंत से ज्यादा हुई। उससे पहले भी जब बनारसी दास जी की कुछ छपी थी किताबें तो प्रवासी साहित्य की चर्चा हुई थी, मगर जो विशुद्ध रूप से प्रवासी लेखन है वो अभिमन्यु अनंत के नाम से शुरू हुआ। अब अभिमन्यु अनंत
ने जीवन में कभी प्रवास किया नहीं था। उनका जन्म मॉरिशस में हुआ, वो मॉरिशस के स्कूलों में पढ़े, उनके सारे दोस्त मॉरिशन थे, उनकी शादी भी मॉरिशस में हुई, सब कुछ उनका मॉरिशस से जुड़ा हुआ था, मगर उनके लेखन को प्रवासी लेखन कहा गया। तो उससे बहुत घालमेल हो गया कि प्रवासी लेखन का अर्थ क्या है। अभिमन्यु अनंत के लिए भारत एक तीर्थ स्थल हो सकता है, मगर वो भारत को मिस क्यों करेंगे? भारत को लेकर उनके दिमाग में नॉस्टैल्जिया क्यों होगा, जिस देश को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, जहां उनके बचपन के दोस्त हैं ही नहीं? उनके मन में वो ख्याल, वो फीलिंग्स, वो भावनाएं आ ही नहीं सकती जो एक प्रवासी के मन में आनी चाहिए। मैं सही मायने में मॉरिशस, सुरिनाम, ट्रिनिडाद और फिजी के साहित्य को प्रवासी साहित्य की श्रेणी में नहीं रखता हूं। मैं उनके साहित्य को मॉरिशस का हिंदी साहित्य, सुरिनाम का हिंदी साहित्य, फिजी का हिंदी साहित्य कहता हूं, और उन्हें प्रवासी कहकर उनके साहित्य को जबरदस्ती किसी खांचे में डालने से मैं उसके विरुद्ध हूं, मैं नहीं डालना चाहता। जो प्रवासी शब्द है, मैंने पिछले कुछ दिनों से ढूंढना शुरू किया कि प्रवासी का क्या अर्थ है और अप्रवासी का क्या अर्थ है। तो मुझे दो उसके अर्थ मिले कि प्रवासी वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे अपने देश से उठ के दूसरे देश में जाता है, मगर वो वहां की नागरिकता नहीं लेता। यानी कि जितने लोग गल्फ में हैं वो सारे प्रवासी, वो गल्फ में पूरी उम्र बिता देते हैं, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलती। और अप्रवासी वो लोग हैं जो अपने अपनाए हुए देश में नागरिकता भी ले लेते हैं। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने तो नागरिकता ले ली है। अगर ये सही अर्थ है तो आज से ही हमारे साहित्य को प्रवासी साहित्य की जगह अप्रवासी साहित्य कहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भारत छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो भारत के लेखन से अलग है या नहीं है। हमारा लेखन भारत के हिंदी साहित्यिक लेखन से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यह है कि अगर भारत में लोग पहले से ही भारत के बारे में लिख रहे हैं और मैं भी विदेश में रह के भारत के बारे में लिख रहा हूं, तो मैं हिंदी साहित्य को नया क्या दे रहा हूं? भारत के बारे में तो पहले से लिखा जा रहा है भारत में, और वो लोग भारत में रह के, भारत को समझ के, भारत की समस्याओं को उठा रहे हैं। और जो प्रवासी साहित्यकार जिन्हें कहा जाता है, ये हमेशा पहली पीढ़ी के लोग ही होते हैं, चाहे उन्होंने 1950 में माइग्रेट किया, चाहे 1960 में किया, चाहे 70 में, चाहे 80 में, चाहे 90 में, चाहे 21वीं सदी में, और चाहे किसी ने कल किया। केवल पहली पीढ़ी का प्रवासी ही, इमिग्रेंट ही प्रवासी लेखक बन सकता है, क्योंकि उसने प्रवास को सहा है, प्रवास को देखा है। और ये थोड़ी सी और अजीब सी सिचुएशन है कि आज तक किसी भी प्रवासी लेखक की दूसरी पीढ़ी में कोई हिंदी का लेखक अभी तक पैदा नहीं हुआ। ऐसा कोई लेखक नहीं है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप और खाड़ी देश है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां कहीं भी दूसरी पीढ़ी का कोई लेखक अभी पैदा नहीं हुआ जिसे हम कह सकें कि वो ब्रिटेन का हिंदी लेखक है, वो डेनमार्क का हिंदी लेखक है। ये अभी तक हुआ नहीं।
अभी तक केवल पहली पीढ़ी के प्रवासी ही लेखन कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं के लेखन से समझना होगा कि वो जो लेखन कर रहे हैं, उस लेखन की यूएसपी क्या है, उस लेखन का यूनिकनेस क्या है, उसका अनूठापन क्या है। तो मैं दरअसल इस बात को नहीं मानता कि जो लोग अपनी मर्जी से अपनी नौकरी के लिए उठ के विदेश में सेटल हुए हैं, वो बहुत शिद्दत से भारत को मिस कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी सारी कश्तियां जला के आए हैं। हम ये तय करके आए हैं कि हमें वापस नहीं जाना है। अगर हमें वापस जाना होता तो कोई ऐसा इंतजाम छोड़ के आते कि यार अगर दिल नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग ये तय करके आए थे, सोच समझ के आए थे, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। 1950 के दशक में, 1945 में 65 तक जो लोग ब्रिटेन में आकर बसे, वो मीनियल वर्क करते थे या हाथ का काम करते थे। कोई कारपेंटर था, कोई प्लम्बर था, कोई सफाई करता था, कोई एयरपोर्ट पे सफाई करते थे। इस सब के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत नॉवल पंजाबी में लिखा गया, जिस नॉवल का नाम था कंजकें, जो स्वर्ण चंदन ने लिखा था। और आज तक भारतीय भाषाओं में जितना लेखन हुआ है, हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी, उर्दू, मैं इस एक किताब को सारे लेखन में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि ये किताब ब्रिटेन में प्रवासियों के जीवन की बाइबल है। ये कंजक जो शब्द है, पंजाब वाले लोग समझते हैं, कवारी लड़की है जो अष्टमी वाले दिन दुर्गा पूजा की जाती है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें घर बुलाया जाता है और उनके पांव घर का लड़का धोता है। इसके पीछे सामाजिक सोच ये है कि जो लड़का किसी लड़की के पांव धोएगा तो वो उसे गंदी निगाह से नहीं देखेगा। ये सामाजिक सोच थी। उन लड़कियों को कंजकें कहा जाता है, कुंवारी लड़कियां जिनकी अष्टमी वाले दिन घरों में बुला के पूजा की जाती है और उन्हें मिठाई और कुछ पैसे दिए जाते हैं। हलवा, काले चने, पूरी, ये इस तरह से चीजें बनाई जाती हैं। उस कंजक शब्द को स्वर्ण चंदन ने कंजकें कहा, और गुजरात और पंजाब से आई हुई उन महिलाओं के पूरे कष्ट 1960 के दशक में दिखाए। इस तरह से वो लोग यहाँ रात दिन फैक्ट्रियों में काम कर करके, सीलन से भरे घरों में रह के, और कैसे उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को बड़ा किया। उनमें से किसी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, और उन्होंने अपनी दूसरी पीढ़ी को अंग्रेजी बोलने में इतना तैयार किया कि वो दूसरी पीढ़ी भारतीय भाषाओं को बिल्कुल भूल गई। उस पीढ़ी ने केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ी, अंग्रेजी को समझा, क्योंकि माँ बाप ये चाहते थे कि ये जो आगे की पीढ़ी है ये अंग्रेजों के साथ मुकाबला कर सके, और उसके लिए एक ही हथियार था कि उन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए, और अंग्रेजों के तरह की अंग्रेजी आनी चाहिए। तो एक पूरी पीढ़ी भारतीयों की, जो लंदन में, जो यूरोप, जो ब्रिटेन में थी, वो पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी मातृभाषा से वंचित रह गई। वो बोली के तौर पे जो घर में बोलते थे वो सुन लेते थे, और उसके बाद बाहर केवल अंग्रेजी बोलते थे। ये उपन्यास कंजके उस पीढ़ी का भी पूरा चित्रण करता है, जो भारतीयता से पूरी तरह से विमुख है, जो बच्चे पूरी तरह से अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की तरह जीते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा, जितने लोग प्रवासी साहित्य में रुचि रखते हैं, ये राजपाल एंड सन्स ने किताब प्रकाशित की थी कंजके, जिसका अनुवाद बहुत अच्छे कहानीकार थे सुदीप, मुंबई के, उन्होंने किया था। हम सबको
चाहे भारतीय हों, चाहे प्रवासी लेखक हों, हमें कंजके नॉवल ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि कितनी गहराई से इस समस्या को समझा जा सकता है, जिसके बारे में अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है, जो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको एक नॉवल कितनी गहराई से दिखा सकता है। जो पीढ़ी पढ़ी-लिखी नौकरियां पक्की करके यहाँ आई, उनका संघर्ष बिल्कुल दूसरे तरह का। उनके संघर्ष में फिजिकैलिटी नहीं थी, मेंटालिटी थी। वो सोच का संघर्ष था, वो फिजिकल संघर्ष बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जब आप किसी नौकरी के साथ आते हैं, तो उस नौकरी के साथ उसके पर्क्स जुड़े होते हैं। आप एक अलग किस्म का जीवन शुरू करते हैं। तो जो लेखन यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या कनाडा में पिछले 30 साल से हो रहा है, वो लेखन उन लोगों द्वारा है जिन्होंने फिजिकल संघर्ष नहीं किए। उन्होंने केवल और केवल यहाँ के समाज के साथ जुड़ने में जो समय लगाया, उस समय के हिसाब से उनके लेखन में अंतर आता चला गया। मैं जब कभी कहीं भी प्रवासी साहित्य की बात करता हूं, तो मैं उसकी 3 स्थितियों की बात करता हूं। मेरे हिसाब से जब प्रवासी शुरू-शुरू में अपनी मातृभूमि छोड़ के अपने अपनाए हुए देश में आता है, तो उसका जो शुरुआती लेखन है, उसमें नॉस्टैल्जिया होता है। क्योंकि उसके जितने अनुभव हैं, वो सब भारत से जुड़े हुए हैं। उसके मित्र भारत में हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कवि आजमगढ़ से बॉम्बे आके सेटल होता है, तो वो बॉम्बे में शुरू-शुरू में आजमगढ़ के खेतों की बात करता है, आजमगढ़ के आसमान की बात करता है, आजमगढ़ की गलियों की बात करता है, पीपल के पेड़ की बात करता है, उसके नीचे चौपाल की बात करता है, लेकिन रहता बॉम्बे में है। उससे कहा जाए कि भाई अगर तू इतना ही मिस कर रहा है, तो वापस बॉम्बे छोड़ के आजमगढ़ क्यों नहीं चला जाता? मगर वो नहीं जाएगा क्योंकि अब उसका जीवन आजमगढ़ नहीं है, अब उसका जीवन मुंबई है। ठीक उसी तरह जो प्रवासी लेखक इंग्लैंड में, अमेरिका में, डेनमार्क में आके सेटल हो गया है, वो भारत को कुछ समय के लिए मिस करेगा। क्योंकि आप जब कभी एक पेड़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह स्थापित करेंगे, तो उसे जड़ें पकड़ने में थोड़ा-सा समय लगेगा। जो उस पीरियड का लेखन है, वो नॉस्टैल्जिक हो सकता है और वो होना भी चाहिए। क्योंकि अभी उसे अपने अपनाए हुए देश के अनुभव हुए नहीं है। अभी वो उस अपनाए हुए देश को जानता नहीं। वो केवल और केवल आ गया है, लेकिन वो देख रहा है सब कुछ अलग है। अब हम लोगों की जो परवरिश हुई है, वो मनोज कुमार की पूर्व और पश्चिम फ़िल्म की तरह हुई है, कि जो कुछ भारतीय है वो महान है और जो कुछ विदेशी है वो निकृष्ट है। ये ऐसी फ़िल्में दिखाई जाती थीं कि विदेश में नग्नता है, विदेश की हर लड़की सिगरेट पी रही है, विदेश की हर लड़की ऊँचे-ऊँचे स्कर्ट पहन रही है, ऐसा है नहीं। जब आप यहाँ आके देखते हैं, तो यहाँ के भी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश घर हैं, वो लोग ठीक वैसे ही मर्यादाओं और मान्यताओं में जीते हैं, जैसे हमारे भारत में जिया जाता है। सिर्फ ये है कि यहाँ के कल्चर को हमें समझने में थोड़ा-सा समय लगता है, हमें सीखना पड़ता है। अब देखिए, मुझे बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा जब मैं ब्रिटेन में आया कि यहाँ जो मंत्री हैं, जो एमपीज़ हैं और यहाँ तक
कि जो प्राइम मिनिस्टर है या उसकी बीवी है, वो भी अंडरग्राउंड रेलवे में वैसे ही ट्रेवल करती है जैसे कोई आम आदमी करता है। और क्योंकि मैं रेलवे में काम करता हूं, तो मुझे इस घटना का पता है कि टोनी ब्लेयर की पत्नी शेरी ब्लेयर अंडरग्राउंड में ट्रेवल कर रही थी, तो वो अपना पास घर भूल आई और टिकट उसने लिया नहीं, वो ट्रेन में चढ़ गई। और हमारा जो टिकट कलेक्टर था, वो पहचान गया कि ये शेरी ब्लेयर है, मगर उसने 20 पाउंड का फाइन उसके ऊपर लगा दिया। उसने कहा, जी आप बिना टिकट अंडरग्राउंड में ट्रेवल कर रही हैं, इसके लिए आपको 20 पाउंड का फाइन देना पड़ेगा। अब मेरे जैसे आदमी के लिए ये कल्चरल शॉक था कि अगर वो प्रधानमंत्री की पत्नी है, तो उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी कहाँ है? और जब मैं अपनी कहानी में ये लिखूंगा कि ऐसा हुआ, तो भारत का पाठक सोच सकता है कि भाई ये कौन से प्लेनेट की कहानी लिख रहे हो तुम? ऐसा कहाँ होता है कि प्रधानमंत्री की पत्नी को 20 पाउंड का फाइन लगा दिया जाए? मुझे यहाँ आके एक और कल्चरल शॉक लगा कि अगर हम क्यू लगा के कहीं खड़े हैं, तो उस क्यू के तोड़ के कोई मंत्री, कोई पहचान वाला, कोई साइड से अंदर जाके काम नहीं करवा सकता। उस क्यू के अंदर वो भी आके पीछे ठीक वैसे ही खड़ा होगा जैसे बाकी लोग खड़े हैं। तो जहां आम आदमी, देखिए हमें एक तो बहुत बड़ा फर्क ये करना होगा कि प्रवासी लेखक और प्रवासी, ये दो अलग जीव हैं, ये एक ही जीव नहीं है। क्योंकि प्रवासी लेखक का मतलब है सेंसिटिविटी अलग है। अब जैसे भारत में भी जो लेखक है और जो एक आम आदमी है, हर समस्या को लेके एटीट्यूड दोनों का अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ एक कनिष्क हवाई जहाज था एयर इंडिया में। जब मैं भारत में था, एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन था। कनिष्क जहाज को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। वो लंदन से थोड़ा दूर आयरलैंड के पास कॉर्क में वो जहाज समुद्र में गिर गया। 329 लोग मर गए। और जो आम आदमी थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दे दी कि यार ये क्या हो गया, बम से उड़ा दिया, 329 लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया। सबने प्रतिक्रिया दे दी, तो उनका परगेशन हो गया। मैंने एक लेखक की तरह उस दुर्घटना के बारे में सोचना शुरू किया और करीब 1 साल तक उस पूरी स्थिति को समझने का प्रयास किया। तो जहां समाचार पत्र खत्म करते हैं कहानी को, जहां आम आदमी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका होता है, वहां से लेखक अपनी कहानी शुरू करता है। तो मेरी जो कहानी काला सागर लिखी गई, वो उस एयर क्रैश के बाद हाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश, उस दुर्घटना से हर व्यक्ति कैसे लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, वो कहानी बनी। यहां तक कि बांद्रा के चर्च के बाहर बैठा ननकू, जिसका हाथ पोलियो ग्रस्त है, वो अपने साथी से कह रहा है, यार इतना बड़ा जहाज पानी में गिर गया, अपने पड़ोस में गिरता तो कुछ तो अपने हाथ भी आता ना। उसकी भी सोच ये है कि इस दुर्घटना से कोई फायदा उठा। तो प्रवासी लेखक जो है, वो अपनी सेंसिटिविटी से प्रवासियों की समस्या को समझता है। प्रवासी जिस तरह अपने अपनाए हुए देश में अपने आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखता है। अब देखिए, मैं लंदन आया, मैंने आके बीबीसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर से निकला, बीबीसी चला गया, शाम को वापस आ गया। मेरा वो संघर्ष नहीं है आइडेंटिटी का, जो एक किसी और प्रवासी का हो सकता है।
तो प्रवासी लेखक का ये काम है कि वो परकाया प्रवेश में दक्षता हासिल करे। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज प्रवासी लेखक के साथ घटित हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका भी अपमान किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेखक है वो दूसरों के जीवन से प्रेरित होता है, उनको समझता है, उनके हालात देखता है। वो ये देख लेता है बस में कि एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा है तो उसके साथ कोई गोरा आके बैठ नहीं रहा, वो सीट खाली है। ये 1970, 75, 80 में होता था। वैसे भी जो यूरोपियन लोग हैं वो सीट की तरफ भारतीयों की तरह लपकते नहीं है। कम से कम ब्रिटेन में जो मैंने देखा है, सीटें खाली रहती हैं लेकिन वो खड़े रहते हैं। वो कहते हैं ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। तो हर जगह का कल्चर अलग होता है, कहीं का खराब या अच्छा नहीं होता। तो हम लोग जब अपने साहित्य के जरिए आप तक अपने अपनाए हुए देश का कल्चर, देश की सामाजिक समस्याएं पहुंचाते हैं, तो हम एक माध्यम का काम करते हैं प्रवासी भारतीयों, स्थानीय लोगों और भारत के पाठक और भारत के आलोचक के बीच। मैंने एक जगह अपने एक लेख में कहा था कि भारतीय लेखकों से मैं ये कैसे आशा करूं कि वो अपने अपनाए हुए देश के गोरे लोगों के बारे में ऑथेंटिक कहानी लिख सकें। क्योंकि 40-40, 50-50 साल ब्रिटेन में रह के शायद एक या दो ऐसे लेखक होंगे जिन्होंने किसी अंग्रेज का घर भीतर से देखा है। इस तरह से इंटरेक्शन अंग्रेजों के साथ हमारे नहीं है। हम लोग गेटोज में रहते हैं। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने भारतीय मूल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। काम पे हम अंग्रेजों को मिलते हैं, लेकिन ना तो अंग्रेज आपको घर बुलाता है, और अगर कहीं मिलने की बात भी होती है तो कहते हैं आओ पब में मिलेंगे, विल हैव अ ड्रिंक। तो वो पब में बुला के ड्रिंक पिलाता है। हो सकता है यूरोप के कुछ और देशों में कल्चर अलग हो, मगर जो ब्रिटेन का गोरा है वो ऑस्ट्रेलिया से एकदम अलग है। मेरी जब ऑस्ट्रेलिया में पोस्टिंग हुई थी पर्थ में, तो मुझे याद है कि शाम का टाइम था, गर्मी थी, सैर करते हुए जा रहा था, तो एक फैमिली बियर पी रही थी घर के बाहर बैठ के कुर्सियों पे। तो उन्होंने मुझे आवाज दी, हे मैन, यंग मैन, कम बैक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, जॉइन अस। अब ये ऑस्ट्रेलिया का कल्चर था। ऑस्ट्रेलिया का आदमी किसी भी अनजान आदमी को इनवाइट कर सकता है कि आओ बैठो हमारे साथ ड्रिंक लो। जब वहां की कहानी लिखी जाएगी तो वहां का जो प्रवासी लेख होगा, जैसे रेखा राजवंशी हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो वहां की कहानी लिखेंगी तो वहां की कहानी में वहां के सरोकार आएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जब नॉस्टैल्जिया से आदमी निकल जाता है तो फिर वो अपने अपनाए हुए देश को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जो निर्मल वर्मा का लेखन है वो दूसरी स्टेप का लेखन है। वो लंदन की एक शाम के बारे में जब लिखते हैं तो वो शाम का हिस्सा नहीं है, केवल उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। तो आप जब हमारा इस तरह का लेखन देखेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारे लेखक साफ साफ लिखते हैं। इंग्लैंड में तो ये होता है, डेनमार्क में तो ऐसा होता है, अमेरिका में ये होता है। और एक बहुत वरिष्ठ कहानीकार अमेरिका की, जब उन्होंने एक बार यहाँ आके कहानी पाठ किया, उन्हें लिखते हुए 40 साल हो चुके थे, मगर फिर यही था,
ये सेंटेंस उसमें मौजूद था। इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम हर चीज का भारत से कंपैरिजन करते चले जाते हैं। और जो तीसरी स्टेज होती है वो विशुद्ध रूप से अप्रवासी साहित्य है, क्योंकि तब तक मैं अपने अपनाए हुए देश के बारे में ठीक वैसे ही लिखता हूं जैसे कोई गोरा लिखेगा, जैसे कोई गोरा सोचेगा। मेरी कहानी छूता फिसलता जीवन की जो मैनी है, उसकी सोच किसी अंग्रेज से कम नहीं है। जकिया जुबेरी की कहानी सांकल में जो बेटा है, उसके अंदर एक भारतीय बाप के संस्कार भी हैं और वो ब्रिटेन का लड़का भी है, तो वो उन संघर्षों में जी रहा है। वो दोनों तरफ से कोशिश कर रहा है कि इधर जाए या उधर जाए। जो सुधा और ढींगरा की कहानियां हैं, जैसे सूरज कब निकलता है, और उनकी एक कहानी है जो वहां के दो काले लोगों के बारे में है जो भीख मांग मांग के शराब पीना चाहते हैं। तो वो आपको घीसू और माधव की याद दिलाते हैं कि वो अमेरिका के घीसू और माधव है। जब अर्चना पेन्युली सवाल उठाती है वेयर डू आई बिलोंग, ये एक बहुत बेसिक सवाल हर प्रवासी का है। जो पहली पीढ़ी का होता है वो तय ही नहीं कर पाता जिंदगी भर कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं कहाँ का हूं। ये बहुत गहरा सवाल है। अब आप एक चीज ये देखिए कि जो प्रवासी लेखन हो रहा है उसमें डेनमार्क में अर्चना पेनुली के बाद क्या, सुरेश चंद्र शुक्ल के बाद नॉर्वे में क्या, क्योंकि जो अप्रवासी लेखन है वो निर्भर करता है रॉ मटेरियल पे जो भारत से आता है। और जो लोग अब भारत से प्रवास करके विदेश में जा रहे हैं वो भारत में ही हिंदी नहीं पढ़ते। उनसे जब अर्चना जाके हिंदी में बात करती है तो उनको अंग्रेजी में जवाब देते हैं। अब ये परेशानी है। तो आप ये सोचिए कि ब्रिटेन में जो प्रवासी लेखक है उनकी एवरेज एज अब 70 से ऊपर है, 75 है। कैलाश जी चले गए, गौतम सचदेव चले गए, नीना पॉल चली गई, नरेश भारती चले गए, प्राण शर्मा चले गए, सत्येंद्र श्रीवास्तव चले गए, और अब सबसे वरिष्ठ शायद 90 साल के महेंद्र दवेसर हैं। 85 साल की उषा वर्मा है, और 75 से ऊपर कम से कम 4 लेखक हैं। 70 और 75 के बीच में 4 लेखक हैं। आपको हैरानी होगी कि मैं यहाँ का युवा लेखक हूँ, अपने आप को कह लेता हूँ अर्चना, ठीक है ना। तो ये समस्या बहुत गहरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवासी लेखन का बुलबुला फटने वाला है, क्योंकि जो सामग्री, जो रॉ मटेरियल भारत से विदेशों में आ रहा है वही तो कल के प्रवासी लेखक बनेंगे ना। तो जो भारत में हिंदी पढ़ते नहीं वो ब्रिटेन में या डेनमार्क में या यूएसए में आके हिंदी लिखेंगे कैसे। और ये समय बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए हर डेकेड में पहले कोई ना कोई ऐसा लेखक आ जाता था जिसका इमिग्रेशन से पहले कुछ ना कुछ भारत में छप चुका होता था। जैसे उषा प्रेमवदा जब अमेरिका में सेटल हुई तो तब तक वो भारत में एक बड़ी लेखिका थी। जब मैं भारत से ब्रिटेन में आया तो मेरे 3 कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छप चुके थे, लेकिन मेरे उन 3 कहानी संग्रहों की किस्मत में थोड़ी गड़बड़ थी। मेरे प्रवासी होते ही वो मेरे कहानी संग्रह भी प्रवासी हो गए, जबकि वो कहानियां बॉम्बे में रह के लिखी थी, दिल्ली से छपी थी,
वहीं डॉक्टर धर्मवीर भारती से लेके नामवर सिंह और राजेंद्र यादव ने उन पर टिप्पणियां की थी। मगर क्योंकि मैं प्रवासी हो गया तो मेरा पहला लिखा हुआ लेखन भी प्रवासी हो गया। प्रवासियों को छपने और आकलन की समस्याएं काफी रही। भाई एक बात मैं बता दूं, मुझे कोई टोक दे अगर लगे ना कि मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, सुन रहे हैं आप लोग? कोई अगर किसी को लगे कि मैं ज्यादा समय ले गया हूं तो मुझे टोक देंगे तो मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। शुड आई सर कंटिन्यू? नहीं सर, 5 मिनट और ले लीजिए समाप्ति की ओर। हाँ जी। मैंने कहा मतलब मैंने टाइम देखा नहीं, मैंने घड़ी नहीं रखी। मैं आप बताया था ना सीधा डॉक्टर के यहाँ से आए हो तो मुझे हाँ ख्याल जी, हाँ नहीं। जी, हाँ जी सर, ठीक है। तो हमें पहले छपने की और उसके बाद आकलन की समस्याएं रही हैं, जो अब थोड़ी बहुत सुलझी हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रवासी साहित्य पे निरंतर काम कर रहे हैं। और हमारी जो पुरानी समस्याएं थी छपने की, वो यूनिकोड के आने से और गूगल द्वारा 15 जीबी तक की ईमेल भेजने का जो एक खूबसूरत सा डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से हमें अब रचनाएं भेजने में मुश्किल नहीं होती। वो टाइम था जब हम रचनाएं हाथ से लिख के फिर उसे उसकी फोटो कॉपी करते थे, फिर वो पब्लिशर को संपादक को भेजते थे। और उन दिनों टेलीफोन पे अगर हम टेलीफोन करते थे तो एक कॉल का 1 पाउंड 25 पेंस पर मिनट खर्च होता था और काफी सारे पैसे पोस्ट पे लगते थे। तो ना तो हमें संपादक बताता था कि मिला या छपेगा, कुछ नहीं पता चलता था। वो एक पीरियड था। फिर जब ईमेल ज्यादा डेवलप हो गई तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, छपना शुरू हुआ। फिर प्रवासी साहित्य विश्वविद्यालयों में लगा, तो उसके बाद से ये थोड़ा इजी हुआ है। मगर पहले ये हुआ था कि घोषणा कर दी थी यादव जी ने भी कि प्रवासी साहित्य दोयम दर्जे का साहित्य है। हम लोगों को खूब लड़ाई लड़नी पड़ी। हमने भारत में जाके प्रवासी साहित्य सम्मेलन करने शुरू किए। वहां यादव जी को बुलाया ताकि वो हमारी रचनाकारों को सुने, उनसे बातचीत करें। हमने पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा कर दिया इस चीज का कि जो भारत से बाहर लिखा जा रहा है वो साहित्य है, अच्छा साहित्य है। और यहाँ जो हमसे अपेक्षित है, हम हिंदी साहित्य को वो दे रहे हैं। और हम केवल लेखन नहीं कर रहे, हम हिंदी के सिपाही बनके हिंदी की गतिविधियां भी विदेशों में कर रहे हैं। चाहे वो कार्यशालाएं हैं, चाहे वो गोष्ठियां हैं, चाहे वो सम्मेलन है। विश्व हिंदी सम्मेलन भी ब्रिटेन में किया था 1999 में। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तो 4-5 हो चुके हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बर्मिंघम में, नॉटिंघम में, लंदन में हिंदी के लिए काम कर रही हैं। हम लोग कोशिश करके हिंदी को ब्रिटेन की संसद तक ले गए हैं। और हमारे जो कथा यूके के आयोजन है हर साल, कम से कम 4 से 5 आयोजन हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में करते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि हम हिंदी को जैसे भी स्थापित कर सकें करें। लेकिन जो डर है, जो खतरा है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, उस डर और खतरे से आप ही लोग हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं जब आप अगली खेप जो प्रवासियों की भेजें, कम से कम वो हिंदी लिखने पढ़ने वाले बच्चे हों। शुक्रिया, धन्यवाद।